हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए एडिटोरिया बुक से जो सुबह में 8 बजे सेट प्रैक्टिस चलता है उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने चारों ऑप्शन का किया जाता है, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी 68वीं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो उनको फ़ायदा महसूस हो ही गया होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन का जब आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन टकराने की 100% संभावना रहेगी। तो मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि वीडियो को बीच में कभी भी एस्केप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जब आंसर ही बताना रहता तो किताब खरीद के आप भी पढ़ लेते और आंसर आप भी याद कर लेते। तो उसके अलावा कुछ फैक्ट को बताया जाता है, उस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा और आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी भी सेट प्रैक्टिस को बनाना बड़ी बात नहीं है, उसका डिस्कशन करना सबसे बड़ी बात है। अगर डिस्कशन आप करते हैं 50 क्वेश्चन के अगर डिस्कशन आप डेली करते हैं तो आपको उसमें 200 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन को बताया जाता है और कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। और जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो सेट मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डिस्कशन आप ज़रूर करें और इसका PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो में मिल जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी तक मैंने 3 सेट इसका अपलोड कर दिया है, आज मेरा यह चौथा सेट है। ये 100 सेट है, 100 सेट अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस सीरीज में कंटिन्यू फॉलो करते रहें और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट हों, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट को देखते हुए और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम ही का डेट ही देखकर उस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। अन्यथा उतना होमवर्क नहीं दिया जाता, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है और उसका भी आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका भी डिस्कशन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। तो ये तीनों सेट में आप पार्टिसिपेट होइए, देखिए आपकी तैयारी क्या हो। तैयारी इस लेवल पर हो जाएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप रिजल्ट लेने के लिए 100% हकदार रहेंगे अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में, 1982 में, 1986 में और 1989 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था और 1982 की बात करें तो 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और 1989 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र नहीं है? वन, समुद्र, झील और बगीचा। तो यहाँ पर पूछा गया आपको कृत्रिम, तो कृत्रिम आपको बगीचा नहीं है, समुद्र, वन और झील ये सब कृत्रिम है, सॉरी कृत्रिम तंत्र है। कृत्रिम तंत्र बगीचा है, समुद्र, वन, झील ये कृत्रिम तंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्फेक्ट करती है? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इम्फेक्ट कौन सा करता है? जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मीथेन, सॉरी ए, यानी कि जलवाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इम्फेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में आपको 0.03% पाया जाता है और मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, जिसका सूत्र आपको CH4 होता है। और ओजोन का O3 होता है और इसका एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इस क्वेश्चन को मैंने चर्चा ग्रुप डिस्कशन लाइव में शाम को कर दिया है। अगर जो भी लोग ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते होंगे उनको इस क्वेश्चन के आंसर देने में काफ़ी आसानी महसूस होगा। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कन्याकुमारी दक्षिणतम भूमि है भारत का। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन सी पर्वतीय वन, मैग्रोव वन। तो कौन सा वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा वन की बात कहेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार पाया जाता है और परसेंटेज के हिसाब से आपको मिजोरम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया गया और इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट जो 3 है स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरने वाले सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। साबरमती भी अरब सागर में ही गिरती है और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, बट गोदावरी आपको अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है। ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिण का बृहद्गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। चाय के खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? चाय के खेती के लिए अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेगूर मिट्टी। तो चाय के लिए आपको अम्लीय मिट्टी की सबसे प्रयुक्त है। और चाय सबसे उच्च किस्म की बात करें तो दार्जिलिंग में होता है और सबसे ज़्यादा चाय की बात करें तो आपको असम में होता है। और चाय बोर्ड कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में आपको चाय बोर्ड है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है जो कि भारत के गुजरात के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी को कॉटन सिटी आपको मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट और उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो मानसून निवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल के खाड़ी तक। क्वेश्चन नंबर 10। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस, बेलग्रेड, मस्कट और काहिरा। तो वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो कराकस इसका राजधानी है। नेम का मुख्यालय आपको बेलग्रेड में है और मिस्र की राजधानी आपको काहिरा है। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि मस्कट कहाँ की राजधानी है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात कह रहा है। भारत चक्रवात, चीन टाइफून, ऑस्ट्रेलिया बिल्ली बिल्ली और अमेरिका बागियो। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमेरिका जो है यह सुमेलित नहीं है, अमेरिका बागियो नहीं है। भारत चक्रवात है, चीन टाइफून है, ऑस्ट्रेलिया बिल्ली बिल्ली है। बाकी तीनों सही है और ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 12। कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? कोरल रीफ या परवाल भित्ति जो है वह कहाँ पे पाई जाती है? तो विषुवत रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्र के पास,
कर्क एवं मकर रेखा के बीच और ठंडे समुद्री तट के पास। तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, तो इसको क्रम से याद रखने के हर संभव प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले पश्चिम से शुरुआत करेंगे तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा और उसके बाद आपको मिजोरम। यह 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों से। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपको ऑप्शन सी मूल कर्तव्य से है। मूल कर्तव्य के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। मैंने कल सारे अनुच्छेद को चर्चा कर दिया हूँ ग्रुप डिस्कशन में, जो कि आपके ऑनलाइन जो हुआ था। मूल अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भाग 4 में है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नायोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं को सहायता के लिए उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है, इस बात को पूछा गया है। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में और अनुच्छेद 43 में। तो ये सारे अनुच्छेद को मैं कल ही चर्चा किया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी की बात कही गई है अनुच्छेद 43 में। तो चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में चर्चा किया गया है। ये बात आपको सबसे पहले याद होना चाहिए और ये भाग 5 में है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 पर जो भी पहले होता है। यह राष्ट्रपति के प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन इसमें पूछा गया है कि गलत है? तो इसमें गलत पूछा गया है, तो इसमें सभी कथन जो दिया गया है सभी कथन गलत है। उसका कार्यकाल 65 से 70 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यह क्वेश्चन पूछा गया। राज्य में अगर मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उसके साथ मंत्री परिषद में कितना सदस्य होना चाहिए? 9%, 10%, 15% और 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 मंत्री से भी कम नहीं होना चाहिए। ये भी बात आप याद रखेंगे। जैसे सिक्किम में 12 मंत्री है, वहाँ विधानसभा में मात्र 32 सीट है। क्वेश्चन नंबर 17, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट 5 प्रकार के जारी करता है। तो मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह क्षेत्राधिकार। तो किसके अंतर्गत आता है यह क्वेश्चन पूछा गया, तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो दल बदल आपको 10वीं अनुसूची में है। सबसे पहले इसको आप अनुसूची को याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में फरवरी 1985 में इसे पारित किया गया था। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को जोड़ा गया था। 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई और 1984 की बात करें 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष मत की आयु घटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया है?
मैंने आपके सामने अधिनियम का भी चर्चा कर दिया हूं। जब पॉलिटी का होमवर्क दिया था तो सबसे पहले उसमें अधिनियम का ही चर्चा किया था। भारत परिषद 1892, भारत परिषद 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो यह किस में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई है और 1935 शासन अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था और 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में कर्तव्य का उल्लेख करता है। यह किस अनुच्छेद में है? ये बात आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें मंत्री परिषद की बात कही गई है और अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। और अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन का बात अनुच्छेद 77 में कहा गया है। तो सभी अनुच्छेद को जैसे आपके सामने मैं चर्चा करता हूं, इस अनुच्छेद को अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति का भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? जापान को, दक्षिण कोरिया को, चीन को और थाईलैंड को। तो आपको दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। उगते हुए देश, सूर्य का देश जापान को माना जाता है। चीन का सीमा भारत से 5 राज्यों से लगा है, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को और 11 जुलाई को। तब विश्व जल संरक्षण दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी चीज़ दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे। और 28 फरवरी को आपको विज्ञान दिवस सीवी रमन के जब नोबेल पुरस्कार मिला था उसी समय से मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ये सब बात याद रखेंगे। इस सेट में हर पर्सन से क्वेश्चन उठाया गया है जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और बनारस अधिवेशन 1905 और मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का भी प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। सूरत अधिवेशन आपको 1907 में होता जिसमें कांग्रेस और 2 भागों में बट गया था और पुनः मिलन इनको लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस के कार्य समिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947 और 14 अगस्त 1947। यहाँ पर पूछा गया कि कब प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तो पारित पूछेगा तो आपको 14 जून 1947 को इसका करेक्ट आंसर होगा और लाया गया था 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? जब संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहला हुआ था उस समय उसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुए। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल था।
लॉर्ड माउंटबेटन आपको 3 जून 1946 को आए थे, 47 को आए थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें फांसी कब दिया गया था। मैं कल 1857 का भी विद्रोह के आपके सामने चर्चा किया हूँ, पूरी अच्छी तरीका से उसको डिफाइन किया है। और यह क्वेश्चन जो भी लोग उसमें ग्रुप में शामिल हुए होंगे तो उनको यह क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसान होगा। तो उनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, लेकिन पहले बार उनको स्वीकार किया गया था 19 मार्च 1857 को। 1857 को जो विद्रोह हुआ था आपको 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता नहीं रहे। ये भी क्वेश्चन मैं आपको जनजातीय आंदोलन जब पढ़ा रहे थे कल तो उसमें भी आपको यह चर्चा किया था। तो बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम। असम से बहावी आंदोलन प्रमुख क्षेत्र नहीं था, लेकिन बंगाल और संयुक्त प्रांत था। क्वेश्चन नंबर 28 का आ रहा है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। B.S. नयपाल, थियोडोर मॉरिसन, R.C. दत्त, M.G. रनाडे। तो इसका लेखक है आपको ऑप्शन B.S. नयपाल। M.G. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अब एक तरफ सूची दिया गया है संधि का और एक तरफ आपको डेट दिया गया है, तो इसे आपको मिलाना है। सूरत की संधि, पूना की संधि, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि। तो सबसे पहले बताइए कि सूरत की संधि कब हुआ था। तो सूरत की संधि की बात करें तो सूरत की संधि आपको 1675 में हुआ था। पुरंदर की संधि की बात करें तो पुरंदर की संधि आपको 1817 में हुआ। पूना की संधि 1817 में, और पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो पुरंदर की संधि आपको 1675 में। मिलाने वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है ऊपर नीचे। इसका करेक्ट आंसर आप सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता और राजतरंगिणी। तो किस में यह मिलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। इसका लेखक था आपको शूद्रक, जिसे मिट्टी के बर्तन की बात कही गई थी। मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाख दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 31, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। जो कलिंग शासक खारवेल था वह किस धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो कलिंग जो था आपको जैन धर्म से संबंधित था, और जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के अंतिम पूछेगा और 24वें तो आपको महावीर हुए। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, भीतरी स्तंभ अभिलेख किसके शासक से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है किससे संबंधित है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो यह किससे संबंधित है। तो यह आपको स्कंदगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त से भी संबंधित है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत में चोल शासक, पल्लव शासक, राष्ट्रकूट शासक और चालुक्य शासक। तो दक्षिण भारत में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर था वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, यह पूछ रहा है। तो पल्लव शासकों के द्वारा यह बनवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, और चोल साम्राज्य की राजधानी आपको विद्यालय है। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपने
गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था और अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध नामक सेंट्रोकोटस था और चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा है। सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी और भारत ने अपनी गर्दन ऐसा दास्ता को जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी और इस मुक्ति के युद्ध का नायक सेंट्रोकोटस था और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? द प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि एरियन था। सिकंदर का मृत्यु आपको बेबीलोन में हुआ था और सिकंदर का घोड़ा का नाम बौका फेला था, जो कि वह रावी नदी के किनारे व्यास नदी के किनारे बौका फेला नामक शहर की स्थापना भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन में कितने समय तक रहता है? 1/20 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/3 सेकेंड और 1/5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कार्निया के द्वारा, कोराइड के द्वारा, रेटिना के द्वारा और आइरिस के द्वारा। तो प्रकाश का नियंत्रण आपको आइरिस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वह किस अंग में जाकर छनती है? तो फेफड़ा में, वृक्क में, यकृत में और हृदय में। तो यह छनती हुई बात कर रहा है, तो यह वृक्क में छनती है। फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है और हृदय आपको 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? क्वेश्चन पूछा कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। 30 से 40%, 40 से 50%, 55 से 60% और ऑप्शन डी 60 से 70%। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 55 से 60% आपको रक्त में प्लाज्मा रहता है। और रक्त में प्लाज्मा में जल की बात करेगा तो 91% होता है और रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। रक्त समूह का खोज विलियम हार्वे ने किया था और रक्त परिसंचरण का खोज कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। सर्वग्राही रक्त हो जो कि आपको ए बी है और सर्वदाता जब पूछेगा तो ओ होगा। तो ये सारे बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एक पौधा पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एक पौधा पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन पूछा है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और फ्लोरिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आवश्यक पूछा गया उत्तरदायी के लिए आपको फ्लोरिजन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? पूछा कि इंद्रधनुष जो है वह किसके कारण होता है? परावर्तन के, अपवर्तन के, परिकिरणन के, परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के। तो इंद्रधनुष जो होता है आपको परावर्तन और अपवर्तन, कल के पहला क्लास जो हुआ था उसमें मैंने आपको लाइट चैप्टर से दिया था और लाइट चैप्टर में यह क्वेश्चन है। जो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन करते हैं उनको सेट में काफ़ी सहूलियत होगा। मैं इस बात को आपके सामने बार बार पेश कर रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ें, आपको जरूर इससे फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहते हैं ससंजक बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल और ससंजक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ससंजक बल कहा जाता है। जब एक ही पदार्थ के अणु रहेंगे और अलग अलग जब रहेंगे उसे आसंजक बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक और अक्सीकारक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी उसे अवकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त हो जाता है? OH
माइनस आयन, OH प्लस आयन, दोनों आयन और इनमें से कोई नहीं। तो क्षारक को घोलने में आपको OH आयन OH आयन जो OH माइनस आयन जो होता है वो जल में मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस के pH मान 1.5, 2.2, 7.4 और ऑप्शन डी की बात करें तो 1। तो नींबू के pH मान आपको 2.2 होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। और रक्त का pH मान आपको 7.4 होता है, इसे याद रखेंगे। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जो 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और जो 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और 7 को उदासीन कहते हैं। और pH का फुल फॉर्म की बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। pH का खोज सोरेनसम के द्वारा किया गया था। जितना भी बात मैंने बताया है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सब बात पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको लाइट जब पढ़ाया उसमें सारा बात बताया है। ताप के कारण, दाब के कारण, समुद्र से दूरी के कारण और सैनता के कारण बादल और वायुमंडल में तैरना क्या कारण है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सैनता या अल्प घनत्व भी रहता तो उसका आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46, छाया में पनपने वाला पौधा कौन सा है? हेलोफाइट, सिलोफाइट, लिथोफाइट, पास्मोफाइट्स। तो छाया में पनपने वाला यानी कि उगने वाला पौधा कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सियोफाइट। और लवण यानी नमकीन जगह पर होगा तो हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 47, मेनहरिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच अलग करता है? रूस एवं फिनलैंड, रूस और चीन, रूस और अलास्का, रूस और स्विट्जरलैंड। तो मेनहरिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दो देशों को अलग जो करता है वो आपको है रूस एवं फिनलैंड को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 मई को, 17 मई को, 22 मई को और 25 मई को। तो जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? NFSM की शुरुआत 2007 में, 2011 में, 2013 में और 2015 में। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2007 में इसका शुरुआत किया गया था। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस PDF में 50 क्वेश्चन रहता है और 50 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति का प्रकलन सबसे पहले प्रचलित माप क्या है? मुद्रास्फीति का प्रकलन में सबसे प्रचलित माप WPI, IIP, CPI और PPI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CPI। तो आइए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, उस तथ्य को अच्छे से समझते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले आज गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है। तो गौतम बुद्ध के जितने इम्पोर्टेंट बात थे वो सारा बात आपको यहाँ पर दे दिया गया है और सभी बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, जो कि तराई क्षेत्र है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत यानी कि 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी जो कि गया में पड़ता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध के बारे में इतना इम्पोर्टेंट बात दिया गया था। और आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। आइए बुद्ध के ही बारे में दिया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश कहाँ कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी।
जबकि पुनः जन्म की मान्यता थी। आत्मा की परिकल्पना आपको जैन धर्म में थी। जब अंतर आप पढ़ेंगे बौद्ध और जैन का तो उसमें इस बात को बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बौद्ध धर्म की आत्मा की परिकल्पना तो नहीं थी, लेकिन पुनः जन्म की मान्यता थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा रखा गया था, आपको 15 वर्ष रखा गया था। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न किसने घोषित किया, तो गौतम बुद्ध ने घोषित किया। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। सर एडविन अर्नाल्ड, जो सर एडविन अर्नाल्ड जो थे, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। और एशिया का ज्योतिपुंज जो पुस्तक भी था ना, उस सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा ही लिखा गया था। ये सब भी याद रखेंगे। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 4 संगतियाँ की है और चारों संगति से आपको हर दम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा कि पहला कहाँ हुआ, उसका स्थान पूछ दिया जाएगा, अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा और शासनकाल पूछ दिया जाएगा। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी आपको 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। और उसका अध्यक्ष की बात करें तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। तो अका आक एक ट्रिक है शासनकाल याद करने के लिए, अका आक ट्रिक है, उसे आप याद करेंगे। द्वितीय जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष आपको सबा कमीम था और उसके शासनकाल आपको कालाशोक थे। तृतीय की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि मौखलीपुत्र तिस्ते उसका अध्यक्ष था और शासनकाल अशोक का था। और चतुर्थ आपको 98 ईसा पूर्व कुंडलवन, जो कि वसुमित्र के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो यह 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के बारे में इतना दिया गया था और सारे चीज़ को आपको सामने एक एक चीज़ का चर्चा किया गया और अच्छे से आप याद रखेंगे। बुद्ध से क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में बन जाने की 100% संभावना रहेगी। अब आइए महावीर के बारे में। तो यहाँ पर बुद्ध और महावीर दोनों को दे दिया गया है। तो महावीर के बारे में आइए पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपको ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी और पार्श्वनाथ थे। 22वें थे आपको अरिस्टोनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर की स्वामी की जन्म की बात करें तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ था। उन्होंने 72 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। महावीर का जो बचपन का नाम था आपको वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों में कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी, देखिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध की फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर पुनः जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यायवाद और अनेकवाद से संबंधित जैन धर्म से, स्यायवाद और अनेकवाद का संबंधित जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो आपको चंपा थी। यह बात याद होना ही चाहिए। प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वो आपको चंपा थी। और महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। उनके दामाद जो थे जामिल थे, जो कि प्रियदर्शनी से उनका शादी हुआ था। जैन संगतियाँ आपको 2 हुआ है। प्रथम जैन संगति की बात करें तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र
अध्यक्ष थे स्थलभद्र। तो प्रथम आपको पाटलिपुत्र में हुआ था और द्वितीय आपको 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात, जिसका अध्यक्ष था आपको समाज श्रवण ने किया था। तो इस तरह स्मरणीय जो तथ्य दिया गया था आज गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में, मैंने एक एक चीज़ को आपके सामने चर्चा डिस्कशन के साथ किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए, अगर इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद। मिलेंगे 7 बजे 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।